The equation now becomes psi equals a sine of और इस एक्सप्रेशन में जब हम en के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर दिस एक्सप्रेशन हमारे पास यूं हो जाता है psi इक्वल्स a sin ऑफ और इस n के करस्पॉन्डिंग अब हम इस साइड को भी साई n डिक्लेयर करते हैं। n अगर 1 है तो ये साई 1 हो जाएगा, n 2 है तो ये साई 2 हो जाएगा। इससे हमने एक और भी नतीजा निकाला, अ न्यू रिजल्ट, और वो ये कि किसी एक पार्टिकल के लिए एक से ज्यादा वेव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हो जाएंगे। जब n1 होगा वो उसका ग्राउंड स्टेट है, n2 हो गया उसका एक्साइटेड स्टेट है, एंड सो ऑन। तो n1 के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में इसका वेव फंक्शन कुछ और, n2 के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में इसका वेव फंक्शन कुछ और, n3 के लिए इसका वेव फंक्शन कुछ और। पार्टिकल वो एक ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी स्टेट, इट्स टोटल स्टेट फंक्शन, जिसका स्टेट फंक्शन है या वेव फंक्शन है, ये चेंज होता रहता है। पार्टिकल का वेव फंक्शन किसी हद तक तो हमने निकाल लिया इस पार्टिकल का जो कि बॉक्स के अंदर बंद है, ट्रैप्ड। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये किस किस्म का वेव फंक्शन है, इसलिए कि हमें अभी तक ए का नहीं पता चला। ये जो कोएफिशिएंट है या ये कोई वेव है, उसका एम्पलीट्यूड है, तो ये किस किस्म के वेव, किस किस्म का वेव फंक्शन है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि हमने इस ए को मालूम करना है कि ए किस टाइप का है, क्या चीज है। फिर जाके ये पूरा वेव फंक्शन हमारे पास आ जाए, क्लियर हो जाए कि इस पार्टिकल का जब ये इस किस्म की बॉक्स में बंद हो तो इसका वेव फंक्शन क्या हो सकता है। अच्छा जी, इसके लिए मैं एक कंडीशन का सहारा लेता हूं जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अभी लेक्चर के शुरू में आप लोगों से बात हुई थी ना कि पार्टिकल 100% बॉक्स के अंदर मौजूद है, बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो एक अलग इशू है, लेकिन बाहर से हम देखते हैं ओके पार्टिकल इज 100% देयर, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। इस फैक्ट को मैं मैथमेटिकली यूं लिखता हूं कि जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है साई, हम अगर उसका स्क्वायर लें तो ये उस पार्टिकल की उस जगह पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाता है। बॉक्स के अंदर पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, बॉक्स कहां से लेकर कहां तक है? बॉक्स है फ्रॉम x0 टू xl, यहाँ पर मैं x0 और xl की वजह से 0 टू l लगा रहा हूं, और चूंकि वन डायमेंशनल मोशन है लिहाजा इसको मैं along dx इंटीग्रेट करूंगा, और ये इंटीग्रल हमारे पास है, इंटीग्रल हमारे पास 1। इसी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का सहारा लूंगा मैं, और अब हम a कैलकुलेट करें। रेडी? Yes. This psi is squared, so just square it. Just square it.
ये चीज आ जाएगी हमारे पास। बस नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये इंटीग्रल फाइंड करना है, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं है ना, इसलिए कि हमारे पास साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन से आप लोग कुछ फार्मूला याद है? Sine squared of theta can be written as 1 minus cos 2 Yes. right? Yes. So just substitute for this one, ये हमारे पास अभी हो जाएगा सही बोर्ड को क्लियर करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट? ये मिटा दूं ये वाला एक्सप्रेशन, Yes, sir. और ये भी Yes, sir. ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ एल कॉस ऑफ, इसलिए कि ये जो 2 है ये दरअसल वो वाला 1/2 इंटीग्रल से बाहर लेके आया हूं सब्स्टिट्यूशन के बाद। क्लियर हो गई बात? दिस विल बिकम कॉस 2 n बाय x l n dx, which is of course equal to 1, और अब बात आ गई समझ में? Yes. ये जो dx है ये दरअसल इसकी वजह से, राइट? Yes, sir. d2 में से बाहर ले गया। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. गुड। Square by 2 now उसका ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास सिर्फ x, अभी फिलहाल हम इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा रहे, माइनस उसका क्या आ जाएगा? जरा करके देखने हम बाय। Yes, sir. Like this, and sine of 2n pi x by n, sine 2n by x by n, ये चीज आ गई। Cos it is equal to
1. जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इससे आपके पास ये रिजल्ट आता है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमने इंटीग्रेट किया है और हम इस नतीजे पे पहुंचे। इन फर्दर अब आप इसमें ये कंडीशंस पुट करें। फर्स्ट, जहां x है वहां पर आपके पास l आ जाएगा पूरे एक्सप्रेशन के लिए, पूरा एक्सप्रेशन माइनस, फिर जहां पर x है वहां पर 0 आ जाएगा। तो l माइनस 0 कर दें और देखें आपके पास आखिर में ये रिजल्ट आना चाहिए। a स्क्वायर 2/2 into l is equal to 1। Yes. ये चीज आनी चाहिए। Yes. यही है। Yes. कर दिया आप लोगों ने? Yes. मिटा दूं? Yes. चलिए जी, आप मुझे वो रिजल्ट बताएं। Square by 2 l is equal to 1। ये हमारे पास रिजल्ट आया और इससे अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes. 2 by l अंडर रूट, Yes. यही रहेगा ना? So psi m becomes जबकि इसमें जो n की वैल्यूज हैं 1 2 3 and so on। अब हमने सही मानों में जो ट्रैप पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, उसका वेव फंक्शन हमने मालूम कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब इस पार्टिकल से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पार्टिकल का हमें मोमेंटम चाहिए तो हम इस वेव फंक्शन पे इसका मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। इसका अगर एंगुलर मोमेंटम है, कुछ इस टाइप का पार्टिकल है, हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। हैमिल्टोनियन चाहिए, राइट, आई मीन टोटल एनर्जी, वो ऑपरेटर लगा के हम इसका यानी इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या आइडिया हुआ आप लोगों को आज के इस लेक्चर से? दो मेन आइडियाज। पहली बात, जब भी पार्टिकल को ट्रैप किया जाए, बाउंड किया जाता है, तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज हो जाती, वो अपनी मर्जी से एनर्जी की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकता, बल्कि जो एनर्जी उसको नेचर अलाउ करे, जो करंट ज्योमेट्री या बाउंड्री कंडीशन अलाउ करे, सिर्फ वही वो रख सकता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी एनर्जी वैल्यू नहीं रख सकता। इट इज नॉट अलाउड। एनर्जी की जो जो वैल्यू इस पार्टिकल को अलाउड है उसको अलाउड एनर्जी स्पेक्ट्रम कहते हैं। अलाउड एनर्जी स्पेक्ट्रम। इस पार्टिकल के लिए एनर्जी की ये वैल्यूज अलाउड, जो कि ऑफ कोर्स
डिपेंड करता है कि किस किस्म के बॉक्स में आपने उसको बंद किया हुआ है और उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप केयरफुल होकर किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन बनाते हैं। वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर एप्रोप्रिएट ऑपरेटर लगा के उस पार्टिकल के मुतालिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। जब भी बाउंड पार्टिकल की बात होगी और इस किस्म की ज्योमेट्रिकल बॉक्स में अगर आप इस पार्टिकल को किसी और ज्योमेट्री में बंद करते हैं, फॉर एग्जांपल स्फेरिकल बॉक्स है उसकी एक शानदार एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, राइट। वो स्फेरिकल बॉक्स है, वहां उसकी ज्योमेट्री और जो 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 उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस हैं वो जरा डिफरेंट हो जाए, लिहाजा आप इस वेव फंक्शन को एज इट इज उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये वेव फंक्शन आप हर उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब पार्टिकल आपके पास इस किस्म की बॉक्स में बंद, इस किस्म की बॉक्स में बंद। बस आंखें बंद करके आप लोगों ने इसके लिए वेव फंक्शन ये लिखना है। क्लियर हो गई बात? लिहाजा इसको अच्छी तरह से बॉक्स अप करके अपने नोट्स में महफूज करने और उसको याद रखने की कोशिश करें। इसके बाद हम इसकी एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। एग्जांपल 5.4 एग्जांपल आप लोगों ने देख लेना है, सॉल्व करना है खुद से अपने नोट्स में। एग्जांपल 5.4 5.5 फिर हम जो स्फेरिकल ज्योमेट्री है पार्टिकल्स के, और अगर किसी स्फेरिकल बॉक्स में बंद है लाइक हाइड्रोजन एटम, वहां पर हम ये देखेंगे कि जब हम श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए देखें, हाइड्रोजन एटम के लिए देखें, तो और क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, उसका वेव फंक्शन कैसे होता है और उससे हमें मजीद किन बातों को पता चल सकता है। सो वेट्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।